किसी भी रचनाकार की लेखन शैली से ही प्रायः उस रचनाकार को जाना जाता है, जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन यदि किसी रचनाकार के विषय प्रेम से ही उस रचनाकार का स्मरण किया जाए, तो ये विलक्षण बात होती है। और एक ऐसे ही विलक्षण कवि की चर्चा आज हम कर रहे हैं अपनी इस श्रृंखला में, जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी साहित्य ने जिन्हें नाम दिया प्रकृति के सुकुमार कवि। 20 मई सन 1900। बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड का एक जिला बागेश्वर और बागेश्वर जिले का एक गांव कौसानी। कौसानी में पंडित गंगादत्त पंत के घर 8वीं संतान का जन्म होता है और जन्म लेने के 6 घंटे के भीतर ही इस नवजात की मां भी इस संसार में नहीं रहती हैं। सो इस नवजात के लालन पालन की जिम्मेदारी आ जाती है इनकी दादी पर। दादी ने बड़े प्यार से नाम रखा इस बच्चे का, इस शिशु का, गुसाई दत्त। पिता गंगादत्त चाय के बागान में मैनेजर थे। उनके काम पर जाने के बाद नन्हे गुसाई दत्त आंगन में बैठकर सामने लगे आड़ू खुबानी के पेड़ों को निहारते, पक्षियों का शोर सुनते, उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखते, पहाड़, बर्फ, वर्षा, पुष्प, भ्रमर, ठंडी हवाएं, खुशनुमा शाम, नीचे दूर तक फैली मखमली कालीन सी कत्यूर घाटी और कानों में प्रतिदिन शाम को पड़ती आरती के स्वर। प्रकृति का यही सानिध्य अपने स्नेहिल छाह में कब नन्हे गुसाई दत्त को कवि बना गया, इसका आभास तो तब हुआ जब प्रकृति की इस सुंदरता को बेहद कमनीयता से शब्दों के माध्यम से वो अपनी कविता में उतारने लगे। गुसाई दत्त अपने संबंधियों को जब पत्र लिखते, उस समय भी वो ऐसी ही काव्यात्मक भाषा का प्रयोग करते। लोग उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते। उनकी एक कविता है, ये धरती कितना देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती ने एक अंकुर ना फूटा, बंध्या मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तृष्णा को सींचने पर कोई भी प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं होगा, ये देती संदेश कविता का ये मर्म उस बालक गुसाई दत्त ने दिया था। बालक गुसाई दत्त, जिसकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी के वर्नाकुलर स्कूल में हुई, जहां इनके कविता पाठ से मुग्ध होकर स्कूल इंस्पेक्टर ने एक पुस्तक उपहार में दी थी और ये उनका पहला पुरस्कार था। 11 वर्ष की उम्र में पिता ने इन्हें अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। किशोरावस्था थी, अल्मोड़ा शहर की संस्कृति और रहन सहन। अब गुसाई दत्त का ध्यान सबसे पहले तो अपने नाम पर गया। बचपन में रामचरितमानस खूब पढ़ी थी, लक्ष्मण जी के चरित्र से प्रभावित थे, इसलिए बिना किसी को बताए अपना नाम चुपचाप बदलकर सुमित्रा नंदन कर लिया। आकर्षक व्यक्तित्व, गौर वर्ण, शारीरिक सौष्ठव था ही। एक दिन ऐसे ही नेपोलियन के चित्र को देखकर इतने प्रभावित हुए कि अपने घुंघराले केशों को लंबा रख लिया, जो कि आजीवन उनकी पहचान बना रहा। अल्मोड़ा में जहां वो रहते थे, वहीं घर के ऊपर एक गिरजा घर था, जिससे घंटे की आवाज आती थी और उस घंटे की आवाज से वो बहुत ही प्रभावित होते थे। प्रति रविवार वो एक कविता उस पर लिखते थे। उन्होंने अपनी सबसे पहली कविता भी लिखी, जिसका शीर्षक ही रखा गिरजे का घंटा। वो लिखते हैं, नभ की नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर। जागो रे जागो कामचोर, डूबे प्रकाश में दिशा छोर, अब हुआ भोर, अब हुआ भोर, जागो रे जागो कामचोर। आई सोने की नई प्रात, कुछ नया काम हो नई बात, तुम रहो स्वच्छ मन स्वच्छ गात, निद्रा छोड़ो रे गई रात, आई सोने की नई प्रात। दरअसल ये वो समय था जब अल्मोड़ा में उनका परिचय प्रख्यात साहित्यजनों जैसे गोविंद बल्लभ पंत, श्यामाचरण दत्त पंत, इलाचंद्र जोशी, हेमचंद्र जोशी जैसे दिग्गजों से हुआ।
उन दिनों अल्मोड़ा में अल्मोड़ा अखबार और सुधाकर नाम की पत्रिकाएं निकलती थी जो कि हस्तलिखित होती थी। उसमें इनकी कविताएं प्रकाशित होने लगी। एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। पंत जी ने बचपन में ही तबला और हारमोनियम बनाना सीख लिया था। वहीं उनके भीतर अभिनय का शौक भी पनपा था। उनकी दुबली पतली काया और बालों की वजह से अक्सर नाटकों में उन्हें नायिका की ही भूमिका मिलती थी। ये किशोरावस्था थी और इस समय की लिखी हुई उनकी सभी कविताएं पंत जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं कही जा सकती हैं, जहां उनका प्रकृति के प्रेम अपने उच्चतम शिखर पर आसीन दिखता है। प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य और आभा में वो इतनी ज्यादा मुग्ध हो चुके थे कि नारी का सौंदर्य भी उन्हें अनाकर्षक लगता था। वो कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। अपने परिवेश से प्रेम का ये शायद उस दौर का सबसे बड़ा उद्घोष है। प्राकृतिक सुषमा के प्रेम में पगे पंत का प्रेम प्रकृति को ही प्रेयसी बना लेता है। कभी वो सहचरी के रूप में देखकर मुग्ध होते हैं तो कभी नर्म स्पर्श का अनुभव उन्हें भीतर तक पुलकायमान कर देता है। उस फैली हरियाली में कौन अकेली खेल रही माँ, उस फैली हरियाली में कौन खेल रही माँ, उषा की मृद लाली में। प्रकृति के प्रेम, उनकी दृष्टि, उनका लगाव, संवेदनशीलता, आत्मीयता दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ हो रही थी। इसलिए उनकी इन रचनाओं में सुंदर, कोमल, मधुर, सरस बिंबों और मानकों का प्रयोग सम्मोहित करता है। रहस्यवाद को भेदना यूं तो आसान नहीं है, लेकिन उनके शब्दों से प्रकृति मानो श्रृंगार करके सजीव समक्ष आपके उपस्थित हो जाती है। वो लिखते हैं, देख वसुधा का यौवन भार, देख वसुधा का यौवन भार, गूंज उठता जब मधुमास, विधुर उर केसे मृद उद्गार, कुसुम जब खुल पड़ते सोक्षवास, न जाने सौरभ के मिस कौन, संदेशा मुझे भेजता मौन। ये मौन संदेश नहीं बल्कि गूंगे का गुड़ है जो इस प्रकृति के रूप का पान कराता है। पंत जी आजीवन अविवाहित रहे। प्रकृति प्रेम के आगे नारी सौंदर्य भी उन्हें अनाकर्षक लगता था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उनकी रचनाओं को अगर हम देखें, उनको पढ़ें, तो हमें पता चलेगा कि नारी के प्रति उनका आकर्षण है। आस और उच्छ्वास ऐसी ही कविताएं हैं जो ये प्रमाणित भी करती हैं और कहीं ना कहीं उनके आकर्षण में उनकी कल्पनाशीलता रूमानियत से भरपूर है। ये प्रमाणित करता है कि उनका प्रेम किशोरावस्था का ही प्रेम है। बालिका ही थी वो भी, बालिका ही थी वो भी, सरलपन ही था उसका मन, बालिका ही थी वो भी, सरलपन ही था उसका मन, निरालापन था आभूषण, कान से मिले अजान नयन, सहज था सजा सजीला तन। पंत जी के जीवन में स्त्री के रूप में मात्र उनकी दादी का स्नेह ही मिला था, किंतु कौसानी और अल्मोड़ा की प्राकृतिक छटा में उन्हें ममता का एहसास हुआ और इस एहसास से जो तृप्ति पंत जी को हुई, उन्होंने अपनी कविता में मानो उसे उड़ेल दिया। स्त्री के प्रति उनकी अपनी एक दृष्टि थी। वो सदैव स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर और उसे मानवता के उत्थान का साधन मानते थे। स्त्री नामक कविता में वो कहते हैं, यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर तो वो नारी उर के भीतर, यदि स्वर्ग कहीं है पृथ्वी पर तो वो नारी उर के भीतर, दल पर दल खोल हृदय के अस्तर, जब बिठलाती प्रसन्न होकर यह अमर प्रणय के शत दल पर। यदि स्वर्ग कहीं है तो पृथ्वी पर है और वो है तो नारी के उर में है। पंत जी की ऐसी न जाने कितनी ही स्त्रियों के प्रति कविताएं हमें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं, जिनका अपना एक रस है। नारी के प्रति सुमित्रा नंदन पंत की जिज्ञासा कभी भी कुंठा या अतृप्ति नहीं बनी। अपने परिवेश के सौंदर्य में उन्होंने वो मधुर, कमनीय और संवेदनशील अनुभव कर लिया जिसका नैसर्गिक स्वाद उनकी रचनाओं में छलक छलक पड़ता है। शाश्वत सृष्टि के समानांतर सुमित्रा नंदन पंत नारी को देवतुल्य स्थान देते हैं। यही कारण है कि वो अपने सत्यकाम महाकाव्य के समर्पण में लिखते हैं, जो उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया है, और वो मानते हैं कि मां दोबारा मां शारदा बनकर उनके जीवन में आई हैं।
मुझे छोड़ अनगढ़ जग में तुम हुई अगोचर, मुझे छोड़ अनगढ़ जग में तुम हुई अगोचर, भाव देह घर लौटी माँ की ममता से भर। वीणा लेकर कर में शोभित प्रेरणा हंस पर, साध चेतना तंत्री रसों वैसा झंकृत कर, खोल हृदय में भावी के सौंदर्य दिगंतर। कहते हैं कि भगवती शारदा बनकर उनकी माँ उनमें समाती हैं और माँ का प्रेम और स्नेह ही है जो उनको प्रकृति के करीब ले जाता है। इस समय तक अल्मोड़ा में पंत जी अब नियमित लिखने लगे थे और उनकी कविताओं को साहित्य जगत में स्वीकृति मिलनी भी आरंभ हो चुकी थी। सन 1918 में पंत जी अपने मंझले भाई देवदत्त के साथ काशी आ गए और हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके इलाहाबाद के म्योर कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गए। इलाहाबाद ही दरअसल वो स्थान था जहां पंत जी की काव्य चेतना पूर्णतया विकसित हुई। सौंदर्य बोध तो उनके भीतर अद्भुत था, उस पर उनकी कल्पनाशीलता। अब ये मणिकांचन योग को मानो पूर्ण कर चुका था। अपने शब्दों को भावों की चुनरी पहनाकर जब प्रतीकों, अलंकारों, बिंबों से सज्जित करके वो अपनी रचना में उतारते थे तो कल्पना सजीव हो उठती थी। पंत जी की प्रारंभिक रचनाएं वीणा नामक संकलन में हैं। इसके अलावा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, युगवाणी, ग्राम्या जैसे ग्रंथों में अनेक कविताएं भी हैं जिनका सौंदर्य पाठक को मोह लेता है। उनकी हर कविता में कोमलपन का स्पर्श भीतर तक सिहरा देता है। एक कविता है धूप का टुकड़ा। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा, आप गौर कीजिए, एक धूप का हंसमुख टुकड़ा, तरुके हरे झरोखों से झर, अलसाया है धरा धूल पर, चिड़िया के सफेद बच्चे सा। एक धूप का हंसमुख टुकड़ा, तरुके हरे झरोखे से झर, अलसाया है धरा धूल पर, चिड़िया के बच्चे सा। उसे प्यार है भूरज से, लेटा है चुपके, वो उड़कर किरणों के रोमिल पंख खोल, तरु पर चढ़ ओझल हो सकता है फिर अमित नील में। एक बादल का किस तरह से बादलों से आकर धूप के टुकड़े का धरती पर आना और वापस बादलों में चले जाने का ये अद्भुत वर्णन करने का जो कमाल है, ये सुमित्रानंद पंत को बनाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। बात सन 1921 की करते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया। उनके आह्वान पर सुमित्रानंदन पंत ने अपने मित्रों हरिवंश राय बच्चन और रामधारी सिंह दिनकर के साथ म्योर कॉलेज त्याग दिया और घर पर ही रहकर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन करने लगे। अंग्रेजी भाषा पढ़ते हुए उन्होंने शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ को खूब पढ़ा। ये पंत के जीवन का कठिनतम समय भी था जब उन्हें घोर आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया, भाई का निधन हो गया, बहन का भी निधन हो गया। कर्जे को चुकाने के लिए पुश्तैनी जमीन और घर तक बेचना पड़ा। इलाहाबाद में रहना कठिन हो रहा था। अब ये वो समय आ गया जब वो थोड़ा थोड़ा मार्क्सवाद की तरफ भी उन्मुख हो चुके थे। सन 1931 में प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के कालाकाकर में चले गए कुंवर सुरेश सिंह के साथ, जो कि उनके मित्र थे। वहां पे उन्होंने अपना एक घर बनाया, नाम रखा नक्षत्र। अनेक वर्षों तक वो कुंवर सुरेश सिंह के साथ रहे और वहां उन्होंने जाकर प्रकृति में बादल, पहाड़, पर्वत, बिजली, बारिश से अलग एक दूसरी तरह का प्राकृतिक सौंदर्य देखा जिसने उन्हें मोहा नहीं बल्कि विस्मित कर दिया। वो कहते हैं, धरती का आंगन इठलाता, शस्य श्यामला भूका यौवन, अंतरिक्ष का भी हृदय लुभाता। धरती का आंगन इठलाता, शस्य श्यामला भूका यौवन, अंतरिक्ष का हृदय लुभाता। जौ गेहूं की स्वर्णिम बाली, भूका अंचल वैभवशाली। इस अंचल से चिर अनादि से अंतरंग मानव का नाता, धरती का आंगन इठलाता। पंत जी उत्तर प्रदेश के कालाकाकर में काफी समय तक रहे और इस प्रवास के दौरान उनका सामना यथार्थ की कठोरता से भी होने लगा था। जीवन संघर्षों और परिस्थितियों ने उनकी कल्पनाशीलता पर तो अपना प्रभाव नहीं डाला, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति को शुष्क और यांत्रिक सा बना दिया। सुमित्रानंदन पंत का सर्वश्रेष्ठ रचनाकाल 1918 से लेकर 1934 के आसपास तक माना जाता है, जब उनकी रचनाओं का उत्कर्ष दिखता है। रश्मिबंध, हरी बांसुरी, सुनहरी टेक, ये सब ऐसी ही उत्कृष्ट रचनाएं हैं जो उनके कवि कर्म का प्रमाण हैं।
ग्राम्यश्री में वो चित्रण करते हैं एक बार फिर प्रकृति का, जहां उन्हें खेत दिखते हैं। खेत दिन में भी दिखते हैं और रात में भी। वो लिखते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांद की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। दरअसल ये वो रचनाएं हैं जिन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि का ताज पहनाया है, और आज भी वो ताज जगमगाता हुआ सुधीजनों को रसासिक्त कर रहा है। पंत जी ने महात्मा गांधी से प्रभावित होकर 1921 में कॉलेज तो छोड़ दिया था, लेकिन 1930 के नमक आंदोलन के बाद वो बापू के सीधे संपर्क में आए। रविन्द्रनाथ टैगोर से भी उनका साक्षात्कार हुआ। अब ये सुकुमार कवि जीवन के ठोस धरातल पर खड़ा था, जहां मानव निर्माण, स्वतंत्रता, आत्म स्वाभिमान आंदोलन जैसे ज्वलंत प्रश्न समय की मांग थे। महात्मा गांधी पर पंत जी ने करीब 2 दर्जन रचनाएं लिखी। वो सब अपने में अनूठी हैं। एक ऐसी कविता है बापू के प्रति। उसमें वो लिखते हैं, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। महात्मा गांधी के संपर्क में आने से उनका काव्य उस कालखंड के जीवन संघर्ष और चेतना का दर्पण बन जाता है। उन्हें जहां मानवीय मूल्य कविता का स्वर बन जाते हैं, वहीं सन 1938 में उन्होंने रूपाभ नामक मासिक पत्र भी निकाला। शमशेर रघुपत सहाय के साथ प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े। इस अवधि में रचित ग्राम्य और युगांत की रचना उनकी काव्य यात्रा का प्रगतिशील स्वरूप दिखाती हैं। सुमित्रा नंदन पंत की पूरी काव्य यात्रा को 3 रूपों में देखा जाता है। पहली उनकी प्राकृतिक प्रेम वाली कविताएं, जो सन 1907 से लेकर 1928 के आसपास तक हैं। दूसरी प्रगतिवादी कविताएं, जो 1935 से 1948 तक, और इसके बाद नव मानवतावादी कविताएं हैं, जहां वो महर्षि अरविंदो के दर्शन से प्रभावित तो हुए, लेकिन उनकी रचनाओं में एक मानवतावादी सत्यनिष्ठ कवि ही ज्यादा उभर कर आया। उन्होंने किसी वाद या दर्शन को अपनी कविता के द्वारा स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं किया। यह अलग बात है कि महर्षि अरविंदो के साथ उनका समय बहुत ही बेहतर गुजरा, और इसको वो बार बार स्वीकारते भी हैं। सुमित्रा नंदन पंत अपने अलंकारों, भावों, प्रतीकों, उपमाओं से कविता का जो झिलमिलाता स्वरूप गढ़ते थे, उसकी कमनीयता से मोहित पाठक उनकी यथार्थवादी कविताओं से अपने को बिल्कुल जोड़ नहीं पा रहा था। वो छिटक जाता था। वो सोचता था, ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल कविता का स्वयं का अपना एक राग होता है, जो पाठक को तरल बनाकर अपने पथ पर ले आता है और अर्थ का रसास्वादन करा देता है। सुमित्रा नंदन पंत बाद की कविताओं में शब्दों का एक बड़ा ऐसा आवरण, या यूं कहें कि एक जंगल सरीखा खड़ा कर देते हैं, जिसके भीतर पाठक प्रवेश ही नहीं कर पाता। प्रतीत होता है कि प्रकृति के लिए संवेदनशील मन तो था, लेकिन यथार्थ की कल्पना उतनी मधुर ना हो पाने से उनकी कविता कुम्हलाती चली गई। सुमित्रा नंदन पंत सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी निर्माता और सलाहकार के पद पर भी जुड़े रहे। इस अवधि में भी उनका रचना कर्म जारी रहा। आकाशवाणी के प्रायः सभी केंद्रों से उनके लिखे गीतों को एकल और संवेद स्वरों में सुना जा सकता है। हम में से बहुत सारे लोगों को वो कंठस्थ भी है गीत जो भारत माता की प्रशस्ति में उन्होंने लिखा था। जय जन भारत जय जन अभिमत, जन गणतंत्र विधाता, गौरव भाल हिमालय उज्ज्वल, हृदय हार गंगा जल, कटि विंध्याचल सिंधु चरण तल, महिमा शाश्वत गाता, जय जन गणतंत्र विधाता। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य का एक ऐसा नाम जिसने कविता का एक पूरा का पूरा युग रच दिया, इसलिए उनके समग्र काव्य कर्म पर चर्चा करना असंभव है। हाँ, यहाँ ये उद्देश्य जरूर है कि उनके कुछ पहलू पर चर्चा कर ली जाए। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी पवित्र नदी के किनारे बैठकर आप आचमन करते हैं। पद्य के अतिरिक्त सुमित्रा नंदन पंत ने गद्य, आलोचना, निबंध, उपन्यास, समीक्षा सब कुछ रचा।
1961 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1968 में चिदम्बरा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार समेत अनेक पुरस्कारों से सम्मानित पंत जी का रचना कर्म विविध और बहुआयामी था। कुछ और चर्चाएं कर लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन, हम सब जानते हैं पंत जी के कॉलेज के ज़माने से मित्र थे और ये मित्रता बड़ी प्रगाढ़ बनी रही। इन दोनों लोगों ने मिलकर एक संयुक्त काव्य ग्रंथ भी रचा, नाम रखा उसका खादी के फूल। हरिवंश राय बच्चन अपने पुत्र के पैदा होने पर उसका नाम रखना चाहते थे इंकलाब। पंत जी भी उस बच्चे को देखने नर्सिंग होम में गए थे और तेजी बच्चन के गोद में जब बच्चे को देखा और उन्होंने पंत जी को दिया तो पंत जी ने कहा, कितना सुकोमल दिखता है, जैसे अमिताभ। ये नाम तेजी बच्चन को पसंद आ गया और उन्होंने अपने बच्चे का नाम रख दिया अमिताभ, अमिताभ बच्चन। जी हाँ, सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन को ये नाम पंत जी ने ही दिया था। इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य के वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत ने दूरदर्शन को भी उसका नाम दिया था। वो दूरदर्शन जिसके साथ पूरी एक पीढ़ी जवान हुई है और जिसे भारतीय टेलीविजन का पर्याय माना जाता है। 15 सितंबर 1959 को ऐसे तो टेलीविजन का आविष्कार हो चुका था। भारत में टेलीविजन इंडिया के नाम से वो प्रसारित किया जाता था, लेकिन लोग चाहते थे उसका एक कोई भारतीय नाम हो और ये काम सौंपा गया सुमित्रानंदन पंत जी को और उन्होंने इसे नाम दिया दूरदर्शन। सुमित्रानंदन पंत को लोग प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भले ही याद करते हों, लेकिन उनकी कविताओं में प्रकृति छायावाद, प्रगतिवाद, नव मानवतावाद और मानव कल्याण का दर्शन भी हमें मिलता है। कौसानी में आज भी उनके घर में बनी साहित्यिक वीथिका में उनके कपड़े, चश्मा, कलम, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र समेत अनेक पांडुलिपियां सुरक्षित हैं। इलाहाबाद का प्रसिद्ध हाथी पार्क अब सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान कहलाता है और इन सब से बढ़कर प्रकृति का वो सजीला रचनाकार आज भी हमारी स्मृतियों में प्रकृति का कोई एक रंग बनकर हर ऋतु में आ जाता है। ऐसे रचनाकार को हमारा सादर नमन। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। आपकी प्रतिक्रिया बनती है हमारी प्रेरणा। हमें पता है अगर आपने इसे पूरा सुन लिया है तो संभवतः आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे और अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी हमारा अगला अंक ज़रूर सुनिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।